Good morning students, how are you all? Today we will start exercise 10.2 and before starting this we will discuss some terminologies related to the chapter. ये सब वैसे तो मेरी आपको 9th क्लास में सब बताई हुई है, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहला वर्ड है कॉन्करेंट लाइंस. देखिए कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती है मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन जो कोई एक ही सिंगल पॉइंट से क्रॉस कर रही है. तो इन सारी लाइंस को मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्करेंट लाइन बोलता हूँ. और ये जो कॉमन पॉइंट होता है जिन पे ये सब आते हैं इनको बोलता हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. ठीक है. फिर दूसरा आता है आपका एल्टीट्यूड. कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर कोई 90 डिग्री का जो एंगल बनाए उस लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? एल्टीट्यूड बोलता हूँ. क्या बोलता हूँ? एल्टीट्यूड. ठीक है. फिर मीडियन. कोई एक ऐसी लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ऑपोजिट साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में, उसको बोलेंगे मीडियन. फिर आता है एंगल बाइसेक्टर. एक ट्रायंगल के कोई एक एंगल से एक ऐसी लाइन आती हुई जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो ऐसी लाइन को मैं एंगल बाइसेक्टर बोलूंगा. फिर उसके बाद में आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कोई एक ट्रायंगल उस ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन आए जो इस पे 90 डिग्री का तो एंगल भी बनाए और इसको डिवाइड भी करे दो इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्लियर है बात? फिर आते हैं सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर एक ऐसा कंकरेंट पॉइंट होता है, कंकरेंट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कंकरेंट पॉइंट होता है जिसके अंदर सर्कमसेंटर में सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आते हैं. मतलब कि इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, तो ये सारे क्या एक ही पॉइंट पर आते हैं. तो ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूँ सर्कमसेंटर. द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वेयर द ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो तो होता है सर्कमसेंटर. फिर इन सेंटर वो लाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका इन सेंटर. फिर इसके बाद में ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट होता है जिसमें तीनों एल्टीट्यूड्स आके मिलती है, तो इसको बोलता हूं मैं ऑर्थोसेंटर. और लास्ट सेंटरॉइड, जिसमें तीनों मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, ये हो गया आपका सेंट्रोइड जी. सेंट्रोइड को मोस्टली मैं जी से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है. अब अपन एक थ्योरम करते हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थ्योरम करने जा रहे हैं. आपके ज्योमेट्री सेक्शन क्लास 10 की ये फर्स्ट थ्योरम है और ये थ्योरम अगर पेपर में आती है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा इसका. ये कोई नेमिंग थ्योरम नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, बाकी सब आपको लिखना है. मैंने इसका जनरल इंट्रो लिख रखा है, फिर मैं अपन इसका प्रूव करेंगे. क्या दिया हुआ है? द मीडियंस of a triangle passes through a common fixed point which divides every median in 2:1. मतलब कहने का क्या है कि ये जो O पॉइंट है जहां से ये तीनों मीडियन AD, BE और CF इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है. मतलब AO अपॉन OD 2:1 में, ये 2:1 में और 2:1 में. जो वर्टेक्स से जो एंगल जाएगा वो 2 होगा और जो साइड पे जाएगा वो 1 होगा. तो आपको गिवन क्या है? मीडियन BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. मीडियन BE और CF ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. फिर प्रूफ क्या करोगे आप? देखिए वैसे तो मेजरली आपका जो प्रूफ है वो यही है, ठीक है, लेकिन एक प्रूफ अपन इसमें और करेंगे कि ये जो AD है भाई, अपन दो पॉइंट्स को तो बोल सकते हैं कि वो एक ही दो लाइंस को तो बोल सकते हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन जो तीसरी लाइन को भी बताना पड़ेगा ना कि वो उसी कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है. तो अब अपन इसको प्रूव करेंगे. ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन किया मैंने. कंस्ट्रक्शन क्या किया? AD टू G, AD को कोई पॉइंट G तक एक्सटेंड कर दिया. ये लाइन AD को G पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से कि AO की जो लेंथ है वो OG की लेंथ हो गई. ठीक है. और फिर
जी को बी से और सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसके अंदर एक आपकी मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज आएगा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, उसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी जी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने, ए बी जी। अब देखिए इस ए बी जी ट्राइंगल के अंदर एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ओ है वो ए जी का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ए डी जो है वो जी तक एक्सटेंड किया, ए ओ और ओ जी आपस में इक्वल है, तो ए ओ और ओ जी आपस में इक्वल है, तो ओ ए जी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अब आपको नहीं याद आ रहा तो मेरे को रिकॉल करा दो। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स अगर आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, हाफ के इक्वल भी होगी। ठीक है, तो ये चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर आपकी इसकी जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे जो लाइन बनी वो क्या थी, ओ एफ, क्या थी, ओ एफ। तो आप लिख दोगे ओ एफ इज पैरेलल टू बी जी। ओ एफ जो है वो किसके पैरेलल हो गए, बी जी के। और ओ एफ ओ सी का एक पार्ट है, ओ एफ ओ सी का ही मतलब सी एफ का एक पार्ट है ओ एफ, तो ओ सी भी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी जी के, विच इम्प्लाइज ओ सी इज पैरेलल टू बी जी। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, और एक चीज और क्या होती है, ओ एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी जी, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर है बात। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल मैंने कौन सा ले लिया, पहले तो ए बी जी ले लिया, अब ए सी जी ले लूंगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी जी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो साइड ओ ई है वो सी जी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो ई पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट और ओ ए जी का मिड पॉइंट है, विच एम्प्लाइज ओ ई इज पैरेलल टू सी जी। ओ ई किसके पैरेलल है, सी जी, और ओ ई बी ई का ही एक पार्ट है, तो बी ओ किसके पैरेलल हो गया, जी सी के, विच एम्प्लाइज बी ओ इज पैरेलल टू जी सी। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। और एक चीज और है, वो क्या है, ओ ई किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ जी सी के इक्वल हो जाएगी। इसको 4th कर दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। ओ सी बी जी के पैरेलल है और बी ओ जी सी के पैरेलल है, तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो गए, तो बी ओ सी जी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर बी ओ सी जी इज अ पैरेललोग्राम। बी ओ सी जी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब अपन को पता है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। देयरफॉर अब ये इसको बाइसेक्ट करेगी तो ओडी तो है वो डीजी के इक्वल हो जाएगा, ओडी इक्वल्स टू डीजी। ये इक्वेशन 5th हो जाएगी मेरे लिए। एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये इक्वेशन 6 हो जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताइए, बी डी अगर सी डी के इक्वल हो जाएगा, बी डी अगर डी सी के इक्वल हो जाएगा तो ए डी क्या हो जाएगी, एक मीडियन। तो मेरा फर्स्ट प्रूव हो चुका है। देयरफॉर ए डी इज मीडियन ऑन बी सी, ये मेरा फर्स्ट प्रूव हो गया। अब मैं सेकंड प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैंने फर्स्ट प्रूफ कर लिया, अब सेकंड प्रूफ करूँगा। सेकंड प्रूफ में मेरे को क्या करना है, ए ओ रेशो बी ओ ओ डी और बी ओ रेशो ओ डी और सी ओ रेशो ओ एफ को 2:1 के इक्वल करना है। ठीक है, तो मैं जैसे सेकंड प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, मेरे को देखो यहाँ पे एक चीज़ मिली है, ओ डी इक्वल्स टू डी जी, ओ डी
सिंस ओ डी इक्वल्स टू टी जी है, ठीक है, तो ओ डी हाफ ऑफ ओ जी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ओ जी हाफ ऑफ ओ जी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये जो हाफ है इस पूरे के, ये जो है पार्ट ओ डी वो इस पूरे ओ जी के हाफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। और कंस्ट्रक्शन में मैंने कर रखा है कि ओ जी किसके बराबर है, ए ओ के, तो ओ जी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए ओ, तो विच इम्प्लाइज ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ, ओ डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, ए ओ रेशो ओ डी, विच इम्प्लाइज ए ओ अपॉन ओ डी, मतलब ए ओ तो इधर है, ये ओ डी इसके नीचे चला जाएगा, तो ये इधर 2/1 क्रॉस में चला जाएगा, तो ये 2/1 हो गया, ठीक है। ये देखिए ए ओ इधर है, इसके नीचे ओ डी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ए ओ अपॉन ओ डी क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में और 1 डिवाइड में, 2/1 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज ए ओ रेशो ओ डी, ए ओ रेशो ओ डी इक्वल्स टू 2/1। ए ओ रेशो ओ डी किसके बराबर हो गया, 2/1 के। सिमिलरली बी ओ रेशो ओ ई इक्वल्स टू 2/1 एंड सी ओ रेशो ओ एफ इज इक्वल्स टू 2/1। यह आपने थ्योरम प्रूव कर दी, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको नोटबुक में भी करनी है और अच्छे से याद करनी है, ये पहली चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ याद करनी है। क्यों, क्योंकि आप एक्चुअल में होता है कि इसकी स्टेटमेंट्स है और ये जो कंस्ट्रक्शन ये ऐसी चीज़ें ये याद रखनी पड़ती है, बाकी तो आप देखो आपको नॉलेज है उस हिसाब से काम होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करें। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस एंड 3 साइड्स। मतलब 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। पहला तो पूछा लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस, मतलब सपोज करिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और कोई पॉइंट है जो इनकी तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है, एक पॉइंट है जो इनकी वर्टिसेस से तीनों इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस पे, यहाँ से एक इस पे, यहाँ से एक इस पे, तो वो इनकी इस परपेंडिकुलर पॉइंट्स पर आएगा, तो इसका जो लोकस होगा 3 वर्टिसेस का वो आएगा सर्कम सेंटर, क्या आएगा, सर्कम सेंटर। फिर दूसरा इसके अंदर क्या पूछा था, 3 साइड्स, एक ऐसा पॉइंट जो इनकी तीनों साइड्स के इक्वल डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मान लिया मैंने, तो इसका जो लोकस होगा वो कहाँ पे आएगा, इसके एंगल वाई सेक्टर पे आएगा। कहाँ पर आएगा, एंगल वाई सेक्टर, और एंगल वाई सेक्टर पे आने का मतलब क्या हो गया, ये इन सेंटर हो गया। अभी आपको मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई थी तो वो इसीलिए बताई थी। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये आपके देखो 2/1 वाली थ्योरम से होगा, ठीक है। तो अब अपन को क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ए डी एक मीडियन है, बी ई एक मीडियन है और सी एफ एक मीडियन है, जो कोई पॉइंट जी, कॉमन पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसने दे दिया कि ए जी की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, ये रही। फिर बी ई की इस टोटल की वैल्यू 9 है और जी एफ की वैल्यू क्या है आपकी, जी एफ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बोला गया है एक तो जी डी फाइंड करने को, जी डी ये साइड, दूसरा आपको बी जी फाइंड करने को बोला गया है, ये हाफ साइड, और फिर सी एफ ये साइड, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को पता है क्या कि ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1 होता है बाई थ्योरम, ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1 होता है बाई थ्योरम। तो ए जी की, अब मेरे को वैल्यू तो किसकी चाहिए, जी डी की वैल्यू चाहिए, तो ए जी की वैल्यू है मेरे पास 6 अपॉन ए जी डी इज इक्वल्स टू 2/1। तो जी डी की वैल्यू क्या हो गई, जी डी की वैल्यू हो गई आपकी 6 × 1/2, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आपने जी डी निकाल दिया 3 सेंटीमीटर। फिर दोबारा आपसे क्या बोला गया है, दोबारा आपसे बोला गया आपको फाइंड करना है बी जी, बी जी ये लेंथ है और बी ई की वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है सिंस बी जी अपॉन जी ई बराबर क्या होता है, 2/1 होता है। देखिए वर्टेक्स से जो लाइन जाएगी सेंट्रॉइड की तरफ वो तो होगी 2 के रेशो में, और फिर साइड वाली में होगी वो होगी 1 के रेशो में। तो बी जी अपॉन जी ई इज इक्वल्स टू 2/1 होता है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है कि
ये बी जी और जी ई मतलब आपको वैल्यू तो बी जी की निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिया हुआ क्या है, बी ई दिया हुआ है। तो अब बी ई कैसे लाएं इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी ई अपॉन बी जी इज इक्वल्स टू 1/2। फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दोगे, ऐड 1 दोनों तरफ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जी ई अपॉन बी जी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम लो दोनों तरफ, एलसीएम लोगे तो इधर तो एलसीएम आ जाएगा बी जी का, और ये क्या हो जाएगा, जी ई प्लस बी जी, और ये हो जाएगा 1 + 2/2। क्लियर है। और अब जी ई प्लस बी जी किसके बराबर हो जाएगी, बी ई के बराबर हो जाएगी, तो बी ई अपॉन बी जी इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, बी जी की, और वैल्यू गिवन किसकी है, बी ई की। तो 9 अपॉन बी जी इज इक्वल्स टू 3/2, विच इम्प्लाइज बी जी इज इक्वल्स टू 9 × 2/3। ये 3 से ये 9 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब लास्ट में आपको क्या पूछा गया है, लास्ट में आपको सी एफ पूछा गया है टोटल, और आपको जी एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वही सेम, सिंस सी जी अपॉन जी एफ इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, अब की बार देखो, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी, मेरे को वैल्यू चाहिए पूरे सी एफ की, और दी हुई किसकी है मेरे को, जी एफ की। जी एफ नीचे है ही, तो अगर इसमें मैं डायरेक्ट +1 करूँ, ऐड 1 बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सी जी अपॉन जी एफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/1 + 1। इसका एलसीएम क्या आएगा, जी एफ, ये हो जाएगा सी जी प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 2 + 1/1। ठीक है, अब सी जी प्लस जी एफ, सी जी प्लस जी एफ सी एफ के बराबर हो गया, तो विच इम्प्लाइज सी एफ अपॉन जी एफ इज इक्वल्स टू 3/1। अब देखिए, मेरे को वैल्यू सी एफ की तो फाइंड करनी है, तो सी एफ इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब जी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4.5 होल डिवाइडेड बाई 1, तो 4.5 × 3, तो ये हो गया 13.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं ये तीनों वैल्यूज निकाल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कोई एक ट्राइंगल है, एबीसी एक कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर मीडियंस हैं ए डी बी ई और सी एफ, तो ए डी बी ई और सी एफ, ये तीनों मीडियंस है, कोई पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट करती है, आपको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन ए डी बी ई एंड सी एफ मीडियंस इंटरसेक्ट एट जी, इंटरसेक्ट एट जी। प्रूव क्या करना आपको, टू प्रूव करना आपको ए डी प्लस बी ई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। ठीक है, अब इसके अंदर एक हिंट दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ आपको, ए जी प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी। तो आप जैसे प्रूफ स्टार्ट करोगे, अब देखिए आप एक चीज देखो, आपको लास्ट ईयर आपका जो ट्राइंगल्स जो चैप्टर था, उसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आई थी इनइक्वालिटीज करके, उसमें ये चीज मैंने स्टेटमेंट जरूर लिखवाया था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब ए जी और बी जी, इन दो का जो सम होगा वो ए बी से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इस चीज का अपन यूज करेंगे। पहले अपन को पता है क्या होता है, देखिए कि जो ट्राइंगल की जो साइड, अपन को एक चीज पता है कि जो मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो मेरे को क्या पता चला कि ए जी सिंस ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2/1 हो गया। इसको रेसिप्रोकल करिए, तो जी डी अपॉन ए जी इज इक्वल्स टू 1/2, इसमें +1 करिए, ऐड 1, तो मेरे को क्या मिलेगा, जी डी अपॉन ए जी +1 इज इक्वल्स टू
1/2 + 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके ए जी डी, इसमें ए जी का ऐड हो जाएगा, तो ए जी प्लस जी डी ए डी के इक्वल हो गया, विच एम्प्लाइज ए डी अपॉन ए जी इज इक्वल्स टू 3/2, विच एम्प्लाइज ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ए डी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ए जी लूंगा और मेरे को जब प्रूव करना तो उसमें ए डी चाहिए, तो ए जी और ए डी का रिलेशन इस तरीके से निकालते हैं। कई बार मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि ए जी की जो वैल्यू है वो 2/3 है पूरे ए डी के बराबर में, 2/3 है ऑफ पूरा ए डी। ठीक है, सिमिलरली क्या बी जी भी किसके बराबर होगा 2/3 ऑफ बी ई, बी जी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी ई, ये मेरी सेकंड होगी। नाउ इन ट्राइंगल ए जी बी, कौन सा ट्राइंगल ले लिया मैंने ए जी बी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is greater than the third side is greater than the third side, कोई भी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा है, which implies AG plus BG is greater than AB। अब AG की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3 of AD, 2/3 AD plus 2/3 BE is greater than AB, which implies 2/3 दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या बचा मेरे पास AD plus BE is greater than AB। अब ये यहाँ पर 2/3 है तो उधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो AD plus BE is greater than 3/2 AB। ये प्रूव हो गया, यही मेरे को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज मोर देन द थर्ड मीडियन। मतलब कि सपोज करो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी तीन मीडियन हो गई, एक तो ए डी, दूसरी बी ई और तीसरी सी एफ। ये कोई पॉइंट जी से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं तीनों। आपको प्रूव क्या करना है, सम ऑफ टू मीडियंस, मतलब या तो ए डी प्लस बी ई जो है वो सी एफ से बड़ी है, या फिर ए डी प्लस सी एफ जो है वो बी ई से बड़ा है, या फिर बी ई प्लस सी एफ जो है वो ए डी से बड़ा है। कोई भी एक चीज़ आप अगर प्रूव कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आपके पास है। देखो इसमें करेंगे क्या, अपन जैसे अपन ने थ्योरम प्रूव करी थी सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे। ए डी को कोई पॉइंट के तक प्रोड्यूस कर दूंगा मैं, और के को सी से और के को बी से ज्वाइन कर दूंगा, और कितना प्रोड्यूस करूंगा कि ए जी की जो लेंथ है वही जी के की लेंथ होगी। ठीक है, फिर ऐसा करने से मेरे को बी जी सी के क्या मिल जाएगा, एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। बी जी सी के क्या मिल जाएगा, एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये आप प्रूव कर सकते हो, वही मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो ये एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। और पैरेललोग्राम मिलते ही क्या हो गया, इसकी जो साइड बी के है वो इसकी साइड जी सी के इक्वल हो जाएगी, बी के इज इक्वल्स टू जी सी। इसकी साइड जो के सी है वो बी जी के इक्वल हो जाएगी, के सी इज इक्वल्स टू बी जी। और इसकी जो साइड ए के है वो आप इधर ही कर दोगे, ए जी किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है बात। अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, बी जी के, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल बी जी के। अब इसके अंदर देखिए कोई भी दो साइड ले लें अपन से, बी जी और बी के, बी जी प्लस बी के इज ग्रेटर देन जी के। बी जी और बी के किसके ग्रेटर हो गया, जी के। अब बी जी तो बी जी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन बी के को मैं क्या जी सी के बराबर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो जी सी इज ग्रेटर देन, और जी के को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए जी के, तो मैंने लिख दिया ए जी। ठीक है, अब बी जी क्या है, बी जी है 2/3 ऑफ बी ई प्लस जी सी क्या है मेरे पास, जी सी 2/3 ऑफ सी एफ इज ग्रेटर देन, ये 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगा। अब 2/3 इधर से कॉमन लेके उससे कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा आपके पास,
BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD, तो ये आपको प्रूव करना था, BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, तो आप जब ऐसा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर सिमिलरली करके आप ये दोनों भी लिख दोगे। क्लियर है? पूरा सॉल्यूशन आप देख लेना PDF में से। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो 5th क्वेश्चन है वो आपके 3rd और 4th की तरह ही है, तो वो आप खुद से सॉल्व करिए, कोई चीज नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। अब अपन 6th क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 6th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? P इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कब आता है? जब तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक एक एल्टीट्यूड आती है। तो AD जो एल्टीट्यूड है वो BC पर है, BE जो एल्टीट्यूड है वो AC पर है, और CF जो एल्टीट्यूड है वो AB पर है। ठीक है, और इन तीनों का कॉमन पॉइंट हो गया P, तो P इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। ठीक है, तो प्रूव करना है आपको कि A जो है, A पॉइंट वो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल PBC का। ये करेक्शन करना है, PBC करना है। आप वापस से वो ABC लिखा हुआ मिलेगा कॉपी बुक में, तो उसको करेक्शन करके PBC कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में ऑर्थो सेंटर होता क्या, कौन सा है? ऑर्थो सेंटर वो कॉन्करेंट पॉइंट होता है, ऑर्थो सेंटर वो कॉन्करेंट पॉइंट होता है जिससे उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर पास होता है। उस पॉइंट से तीनों साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड से परपेंडिकुलर पास होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये P पॉइंट से D पर एक परपेंडिकुलर जा रहा है, P पॉइंट से F से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, P पॉइंट पर E से एक परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपको प्रूव क्या करना है कि A पॉइंट से भी इस PBC की तीनों साइड पे परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि AD जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे, और BC क्या है? PBC की एक साइड है। ठीक है, फिर AF जो है, AF वो क्या है? CF पे परपेंडिकुलर है। AF क्या है? CF पर एक परपेंडिकुलर है, और CF जो है वो CP का एक्सटेंडेड पार्ट है। CF जो है वो CP का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो AF जो हो गई वो किस पे परपेंडिकुलर हो गई? CP पे परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर है बात? फिर तीसरा AE जो है वो परपेंडिकुलर है BE पे, और BE जो है वो BP का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो आप क्या लिखोगे? AE इज परपेंडिकुलर ऑन BP। तो ये इस PBC ट्राइंगल की तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर आ गया, PBC ट्राइंगल की तीनों साइड्स पर ये परपेंडिकुलर आ गया पॉइंट A से। देयरफॉर A इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC। देखिए ये मैंने वर्बली समझाया है आपको, सॉल्यूशन तो आपको PDF में ही देखना पड़ेगा। ये मैंने आपको वर्बली समझा दिया कि इसमें अगले ने करा क्या है। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये CP तो इधर है, ये CF पे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये CP पे कैसे परपेंडिकुलर आ? तो इसका एक क्वेश्चन देखिए, आप जब 6th-7th क्लास में थे तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, तो आपको ये परपेंडिकुलर जो साइड थी वो बाहर की तरफ दी हुई मिलती थी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट जो होती थी वो बाहर की तरफ मिली रहती थी। जैसे ये तो हो गया 10, ये आ गई 5, तो आप इसका एरिया निकालते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था। तो तब भी तो आप इसको एज अ परपेंडिकुलर कंसिडर करते थे इसी पॉइंट पे, परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर्स क्या है, कई बार एक्सटेंड करके आप निकालते हो, तो वही ये इसके ऊपर एक्सटेंड किए गए तब यहाँ पे परपेंडिकुलर मिला, और ये इसी में ही काउंट होगा ये चीज यहाँ पे। इसीलिए A जो है वो PBC का एक ऑर्थो सेंटर बना है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC and D is the midpoint of BC। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है ABC, ABC जिसके अंदर AB और AC दोनों आपस में इक्वल है, और D पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट है BC का, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। अब आप क्या करोगे? इस AD को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा? प्रूव करना है कि सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड ये सब इस लाइन AD पर आए। ठीक है, अब आपको पता है जो सरकम सेंटर है वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आता है, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड पे आता है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पे आता है, और अनसेंट्रोइड आपके मीडियन पे आता है। तो अगर
आप इस एडी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर ये चारों प्रूव कर दो तो मैं कह दूंगा कि ये जो पॉइंट है आपकी, ये तीनों पॉइंट्स हैं वो सब एडी के ऊपर आएंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करोगे, आप इस ट्राइंगल ADB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ट्राइंगल ADC के। कैसे? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन साइड, तो ट्रिपल एक्स कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, और इन दोनों का सम 180, तो ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो मैं कह दूंगा कि AD इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC साइड के लिए। तो आप ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो आपका ऑर्थो सेंटर है वो इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, फिर दूसरा, तो जो आपका सरकम सेंटर है वो इसी पर आएगा AD लाइन पे। तो ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा ऑर्थो सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देयरफॉर AD इज एन एल्टीट्यूड ऑन BC। AD का BC पर एक एल्टीट्यूड है, तो आपका ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर भी इसी पॉइंट पर आएगा। फिर इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो AD एंगल A का बाइसेक्टर हो जाएगा। देयरफॉर AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इन सेंटर भी AD लाइन पे ही कहीं पे आएगा, इन सेंटर पॉइंट। और सेंट्रोइड, ये इसको देखो BD और BC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो AD क्या इसका मीडियन भी है। तो देयरफॉर AD इज अ मीडियन ऑन BC, तो इसका सेंटेरॉइड भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज आप पूरी PDF में चेक कर लेना, बाकी इसका जो बेसिक रूल है, लॉ है, वो इधर ही इसी में है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है, H इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ऑर्थो सेंटर मतलब जो एल्टीट्यूड्स के कंकरेंसी पॉइंट पर आता है, मतलब AD BC पे एल्टीट्यूड है, BE AC पर एल्टीट्यूड है और CF AB पर एल्टीट्यूड है, और इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या आ रहा है, पॉइंट H आ रहा है। ठीक है, X, Y एंड Z आर मिड पॉइंट्स ऑफ AH, BH एंड CH। AH जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है X, BH जो मिड पॉइंट है उसका मिड पॉइंट है Y, और CH जो मिड पॉइंट लाइन है उसका मिड पॉइंट है Z। आपको प्रूव करना है कि ये जो H है वो XYZ का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि ये जो पॉइंट XYZ है ये इधर से पास होता है, इधर आ रहा है पॉइंट M पे, इधर N पे और इधर O पर। ठीक है, अब इधर देखिए, मैंने ट्राइंगल ले लिया AHB। कौन सा ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल AHB। देखिए X तो AH का मिड पॉइंट है और Y BH का मिड पॉइंट है। X is mid point of AH and Y is mid point of BH। ठीक है, अब ये देखिए, ये अगर इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, ये जो एंगल बन रहा था आपका, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। XY इज पैरेलल टू AB। XY क्या हो गई, AB के पैरेलल हो गई। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये H से एक लाइन जा रही है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला।
कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल एच ओ वाई इज इक्वल्स टू एंगल एच एफ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो ये जो ZO है वो XY पर एल्टीट्यूड है। सो ZO इज एल्टीट्यूड ऑन XY। ZO क्या हो गई? XY पर एल्टीट्यूड हो गई। सिमिलरली XM YZ पे एल्टीट्यूड हो जाएगी। XM इज एल्टीट्यूड ऑन YZ और YN is altitude on XZ। YN X एल्टीट्यूड हो गई XZ के ऊपर। तो और ये तीनों के तीनों कहाँ से क्रॉस हो रहे हैं? एंड दे ऑल passes from पॉइंट H, और ये सब कहाँ से पास कर रहे हैं? पॉइंट H से पास कर रहे हैं। सो H is ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। क्लियर है बात? अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो आप खुद से कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो गई है। देखिए ज्योमेट्री अमूमन थोड़ी सी टफ रहती है, तो इन क्वेश्चंस को एक एक बार आप सॉल्व करके अच्छे से देखिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके किसी भी वक्त पूछ सकते हो, और ये वर्क आपको करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टर्न पे जो अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 11 सिमिलैरिटी। ओके, थैंक यू।